हेलो फ्रेंड्स, ये जस्ट क्रैकेड की मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर पर बेस्ड सीरीज और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 का नाम है रिकॉर्ड मैनेजमेंट। क्योंकि चैप्टर है रिकॉर्ड मैनेजमेंट, तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती हैं। 4 एक्टिविटीज: रिकॉर्डिंग, रिटेंशन, रिट्रीवल एंड वीडिंग आउट। अब हर रिकॉर्ड क्रिएटिंग एजेंसी यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी मिनिस्ट्री, वो नॉमिनेट करेंगी एक डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर, DRO। DRO जो है वो कौन सी रैंक का होता है? वो होता है SO रैंक का, नॉट बिलो द रैंक ऑफ SO। ठीक है। इन परसुएंस ऑफ किन रूल्स की परसुएंस में DRO को नॉमिनेट किया जाएगा? एक है पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 और है पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स 1997। ठीक है, ये दोनों रूल्स को मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग भी अपना प्रिंट आउट लेकर बैठे हो CSMOP का, जिसके अंदर की आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि रिवीजन के टाइम पे सिर्फ इतना इतना ही पढ़ लो। खैर, ये है स्टेजेस फॉर रिकॉर्ड मैनेजमेंट। ईजी है बहुत ज़्यादा। रिकॉर्ड क्रिएट किए गए, उनको यूज़ किया गया, यूज़ करने के बाद फाइल क्लोज हो गई, क्लोज करने के बाद फाइल को रिकॉर्ड कर दिया, फिर आपने उसको रिटेन करके रखा। रिटेन करने के लिए आप उसको कहाँ भेजोगे? डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में भेजोगे। देन डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम जो है वो आपके पास उसको वापस भेजेगा कि आप उसका रिव्यू करो या फिर उसको रीड आउट करो। देन यू विल अप्रेज द रिकॉर्ड, यानी कि उनकी वैल्यू वगैरह देखोगे कि क्या उनको आगे रखना है या नहीं रखना है। एंड इफ उनकी कोई नॉलेज वैल्यू है, यानी 25 ईयर्स के बाद भी अगर उनको रिटेन करना है कैटेगरी A या B की फाइल्स को, तो आप उनको NAI में ट्रांसफर कर देंगे, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली स्टेज है रिकॉर्डिंग। देखो भाई, जब फाइल के ऊपर एक्शन कंप्लीट हो जाता है, एक्शन कंप्लीटेड, तो उसके दो काम हो सकते हैं। या तो फाइल को रिटेन कर लिया जाए या फिर फाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। किस किस्म की फाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा? जो कि होगी एफिमेरल नेचर की। एफिमेरल नेचर की फाइल कौन सी हो सकती है? जिसके अंदर आपने खाली सर्कुलर्स लगा रखे थे, या फिर खाली CL एप्लीकेशंस थी, या फिर कुछ इस तरीके की सिर्फ रेफरेंस वाली चीज़ें थी। तो ये जो एफिमेरल फाइल है, इसको रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको कर दिया जाएगा डिस्ट्रॉय आफ्टर 1 ईयर, राइट। और बाकी की फाइल्स आप रिटेन कर लेंगे। अब आ गई ई फाइल की बात। ई फाइल के अंदर जो पर्सन फाइल को ओपन करता है, वही पर्सन फाइल को क्लोज कर सकता है। अब वो क्लोज जो है वो किसके अप्रूवल से करेगा? एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, नॉट बिलो द लेवल ऑफ सेक्शन ऑफिसर, या फिर जिनको भी वो रोल असाइन किया हुआ होगा। यानी ई फाइल में जब क्लोज करने की परमिशन होती है तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास चली जाती है, फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी परमिशन देके उस फाइल को क्लोज कर देती है। अब ये क्लोज फाइल को कौन कौन देख सकता है? तो हु हैव द एक्सेस टू द क्लोज फाइल? तो बोथ दीज ऑफिसर्स विल हैव द एक्सेस, यानी कि जिसने ओपन करी थी फाइल, यानी जिसने की क्लोज करी है और जिसके अप्रूवल से वो फाइल क्लोज हुई है, फर्स्ट थिंग। और उस क्लोज्ड फाइल को रीओपन करने की जो एक्सेस है वो किसके पास होगी? वो भी इन्हीं दोनों के पास होगी। ठीक है। अब अपनी जो आप प्रिंट आउट लेकर बैठे होगे अगर CSMOP का, तो उसके अंदर ये चीज़ें आप नोट कर सकते हो, ये चीज़ें आप अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले तो ये कि एफिमेरल नेचर की फाइल्स मे बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर 1 ईयर। नेक्स्ट इज ई फाइल के अंदर क्लोज फोल्डर में चली जाती है फाइल, तो क्लोज्ड बाय द क्रिएटर आफ्टर गेटिंग अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट, closed file may be seen by the official who has closed the file and official who has authorized the closure of the file. फिर closed file can be reopened by the official who has closed with the approval of the competent authority. जिसने क्लोज की है फाइल, वही उस फाइल को रीओपन करेगा और फिर से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल लेने के बाद। ठीक है। और इसके बारे में जितने भी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको रिव्यू और री इशू करना चाहिए हर डिपार्टमेंट को कुछ कुछ टाइम में। अभी देखो, पीछे मैंने बताया कि डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस को रिव्यू करना चाहिए। तो भाई रिव्यू तो तब होगा जब डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होंगे, यानी बनाए होंगे। तो इसलिए डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस जरूर बनाने हैं टू रेगुलेट द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइल्स, रिकॉर्डिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ द रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है कैटेगराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। सबको पता है भाई 3 कैटेगरी के रिकॉर्ड्स होते हैं, कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C। कैटेगरी A होती है कीप एंड माइक्रोफिल्म, कैटेगरी B इज कीप बट डू नॉट माइक्रोफिल्म, और कैटेगरी C होती है कीप फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ओनली। देखो, मैं फिर बोल रही हूँ, मैं बुक से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं, यानी ये जो
बुक के अंदर एग्जैक्टली जो सेंटेंसेस लिखे हैं इनमें से कोई सा भी सेंटेंस पकड़ के क्वेश्चन बन सकता है। इसके लिए बुक का टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। कैटेगरी सी में देखते हैं, इसको सिर्फ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रखना है, तो कितने पीरियड के लिए रखना है भाई, नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, और 10 साल से ज़्यादा साल के लिए रखनी है। एक्सेप्शनल केसेस के अंदर उसका कैटेगरी का कंटेंट देखते हुए उसको बी कैटेगरी में अपग्रेड भी किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर पेपर में आता है कि भाई कौन सी कैटेगरी की फाइल्स सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की होती है, तो यू मस्ट नो कि द आंसर इज कैटेगरी सी। तो कैटेगरी सी के अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, आप अपने प्रिंटेड कॉपी में इनको मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं कैटेगरी बी पे, कीप बट डू नॉट माइक्रोफिल्म। अब कैटेगरी ए के अंदर कौन सी फाइलें आती हैं, बोथ कैटेगरी ए और कैटेगरी बी जो होती है वो परमानेंट प्रिजर्वेशन के लिए होती हैं। कैटेगरी ए के अंदर ऐसी फाइल्स आती हैं जिनको कि माइक्रोफिल्म किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं विच आर सो प्रेशियस कि उनको ओरिजिनल में प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। दूसरा, क्योंकि वो इतने प्रेशियस है और उनको हमने ओरिजिनल में प्रिजर्व करके रखा है, तो भाई उनका जो एक्सेस है उसको बेयरस मिनिमम पे रखना चाहिए भाई, कि कोई भी मांगे तो उसको ना दिया जाए, यानी कि उनका एक्सेस जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, ताकि कम से कम लोग उसको यूज करें और कम से कम उसका डैमेज हो। इसके बाद ऐसा मटेरियल उसको माइक्रोफिल्म करके रख देना चाहिए, ताकि बार बार वो लोग मांगते रहते हैं, उसको फ्रीक्वेंट रेफरेंस आता है उन चीज़ों का, तो इसलिए उसको माइक्रोफिल्म जो किया है उस कॉपी को दे पाए हम और ओरिजिनल कॉपी ना देनी पड़े। देन फाइल्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ये फाइल्स भी कैटेगरी ए की फाइल होती हैं। फाइल्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस किस कैटेगरी ऑफ फाइल में आएगा, इन कैटेगरी ए। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है अगर तो। ठीक है, अब कैटेगरी बी की फाइल के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई कैटेगरी ए में जो फाइलें छूट गई, यानी एक्सक्लूडिंग द नेचर ऑफ मटेरियल फॉलिंग अंदर कैटेगरी डिस्क्राइब्ड इन 1 and 2 अबव। ठीक है, यानी यहाँ पर जो हमने डिस्क्राइब किया कि ये वाली जो कैटेगरी की फाइल्स हैं, इनको छोड़ के बाकी जो फाइल्स हैं जिनको भी परमानेंट रखने की जरूरत है, वो कैटेगरी बी में आती है, विच इज कीप बट डू नॉट माइक्रोफिल्म। ई फाइल के अंदर कौन सी कैटेगरीज होती हैं, तो भाई ई फाइल के अंदर दो ही कैटेगरी होती है, ए और सी, उसके अंदर बी नहीं होता। ठीक है, ए वही जो परमानेंट रिजर्वेशन के लिए, और सी जिनकी की सेकेंडरी इंपॉर्टेंस होती है, और 10 ईयर से ज्यादा उनको नहीं रखना, और 10 ईयर्स के बाद उनको बी कैटेगरी में ना अपग्रेड करके सीधे ए कैटेगरी में अपग्रेड किया जाएगा। तो ये बात हो रही है ई ऑफिस की। अब है प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग। ये है डीलिंग ऑफिसर जिसने फाइल को बंद कर दिया, फाइल के ऊपर एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और फाइल क्लोज हो चुकी है। ठीक है, तो इन कंसल्टेशन विद सुपरवाइजरी ऑफिसर, यानी कि जो एसओ है, ये डीलिंग ऑफिसर है, वो अपने एसओ की सुपरविजन में फाइल को रिकॉर्ड करेगा। अब कैसे, सपोज ये आपका है फाइल कवर, इस फाइल कवर के ऊपर सबसे पहले तो क्लोज होने के बाद फाइल की कैटेगरी लिखी जाएगी, सपोज वो कैटेगरी है कैटेगरी सी। ठीक है, अब कैटेगरी सी के अंदर क्योंकि स्पेसिफाइड टाइम लिमिट होती है कि कितने साल तक रखना है उस फाइल को, तो सपोज रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसने देखा कि 5 साल, तो C5, और C5 के बाद क्या उसे डिस्ट्रॉय करना है या रिव्यू करना है, तो C5 के बाद सपोज ही डिसाइड्स कि इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, कि रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब करने के लिए जो डीलिंग ऑफिसर है वो अपने एसओ का अप्रूवल लेगा पहले, कि भाई इसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे 5 साल के बाद। फिर फाइल के ऊपर उसको डेट लिखेंगे कि डेट ऑफ क्लोजिंग क्या है। डेट ऑफ क्लोजिंग सपोज इसकी है February 2018, तो 5 साल के बाद डिस्ट्रॉय करनी है, तो इसका मतलब 2023 में इसको डिस्ट्रॉय करना होगा। ठीक है, तो ये सारी जो कहानी है, ये सारी जो इंडिकेशंस है, ये सब फाइल कवर के ऊपर लिख देना चाहिए। दिस इज डन आफ्टर डीलिंग ऑफिसर स्पेसिफिकली ऑब्टेन्ड अप्रूवल ऑफ द सेक्शन ऑफिसर या फिर डेस्क ऑफिसर। अब सपोज इस फाइल का जो सब्जेक्ट था उसको पढ़ के पता नहीं चल रहा है कि फाइल के अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो इसलिए फाइल का जो टाइटल है उसको भी चेंज किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। चेंज किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या फाइल का टाइटल कभी चेंज हो सकता है, तो यस, रिकॉर्डिंग के टाइम पे अगर ऐसा लग रहा है कि फाइल का सब्जेक्ट मैटर उसके टाइटल से क्लियर नहीं हो रहा, तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। इसके बाद है कि इस फाइल के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर्स होंगे, इंपॉर्टेंट पेपर्स, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, ठीक है, वो सब निकाल के प्रीसीडेंट बुक या फिर स्टैंडिंग गार्ड फाइल में लगा लेने चाहिए, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए फाइल को बार बार ना मंगाना पड़े रिकॉर्ड रूम से, या फिर 5 साल के बाद जब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो तब वो चीज़ें आपके पास नहीं रहेगी। तो प्रीसीडेंट बुक के अंदर, उसके अंदर अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट केस डील हुआ है
तो प्रेजेंट बुक के अंदर उसका डिसीजन वगैरह निकाल के रख लो, ठीक है। और इस फाइल के अंदर जितने भी फालतू के पेपर होंगे, फालतू के पेपर कौन से होते हैं, रिमाइंडर होते हैं, एक्नॉलेजमेंट्स होती है कि हमने कोई पेपर भेजा था उसका एक्नॉलेजमेंट आया कि हाँ भाई पेपर रिसीव हो गया, ठीक है। रूटीन की स्लिप हो गई, कोई वर्कशीट हो गई, कोई रफ ड्राफ्ट पड़ा है अंदर, कोई सरप्लस कॉपीज पड़ी हुई हैं, तो उन सबको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइल। अच्छा, इन सब चीज़ों को कब डिस्ट्रॉय करना है, जब तक अगर इनकी कोई ऑडिट वैल्यू या फिर लीगल वैल्यू नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा ये तो कैटेगरी सी की बात करी है मैंने, अगर फाइल को कैटेगरी ए या कैटेगरी बी देना है तो फाइल को इंडेक्स करना है, उसके बारे में आएगी आगे पैरा नंबर 6 और पैरा नंबर 7 में। कुछ और इसके बाद इंस्ट्रक्शंस हैं भाई, फाइल कवर के ऊपर लिखा होता है प्रीवियस रेफरेंस और लेटर रेफरेंस, तो इन चीज़ों को भर दो, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था एक फाइल रजिस्टर, और फाइल रजिस्टर में हमने देखा था कि फाइल नंबर लिखना होता है ना, डेट लिखनी होती है, डेट ऑफ ओपनिंग, और फिर था यहाँ पे क्लोजिंग की डेट भी थी। तो फाइल रजिस्टर के अंदर वो कॉलम जो खाली छूटे हुए थे उनको भर दो। जो आपका फाइल मूवमेंट रजिस्टर है, फाइल मूवमेंट रजिस्टर में उस फाइल के आगे बड़ा बड़ा रिकॉर्डेड लिख दो इन रेड इंक। इसके बाद फाइल के अंदर नोट में जितने भी रेफरेंसेस वगैरह हो रखे थे, रेफरेंसिंग हो रखी थी, और जो आपका जितना भी काम पेंसिल से हो रखा था, पेज नंबरिंग वगैरह, उन सबको इंक से लिखना है, ठीक है। ये रहा आपका 10 नंबर पे, इंडिकेट पेज नंबर्स अदर रेफरेंसेस इन इंक विच वर अर्लियर मेड इन द पेंसिल, रिकॉर्डेड परमानेंट प्रोमिनेंटली लिखना है रेड इंक के अंदर, कहाँ पर, फाइल मूवमेंट रजिस्टर में, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं फाइल कवर, अगर भाई फट गया हो तो फ्रेश फाइल कवर ले लो, ये तो बेसिक सी चीज़ है। उसके बाद फाइल को एमटीएस को दे दो, जो कि भाई डैमेज पेपर कहीं से फट गया तो वो उसको क्या बोलते हैं, रिपेयर करेगा। अब देखो नेक्स्ट कि ई फाइल के अंदर फाइल का टाइटल चेंज करने की परमिशन नहीं होती है, ना ही ई फाइल में से आप कोई पेपर निकाल सकते हो। अगर कोई अपलोड हो गया उसके अंदर और फाइल की मूवमेंट हो गई है तो वो पेपर जो है उसमें से रिमूव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फाइल टाइटल अदरवाइज तो हम कर सकते हैं चेंज अगर फाइल को रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस टाइम पे, लेकिन ई फाइल के अंदर ये ऑप्शन नहीं होता फाइल टाइटल चेंज करने का। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेज ऑफ इंडेक्सिंग। अब पीछे हमने देखा कि कैटेगरी सी की फाइल इंडेक्स नहीं होती है, कैटेगरी ए और बी की फाइल जो है वो इंडेक्स होती है। दीज आर टू बी इंडेक्स्ड। इनकी लिस्ट बनानी होती है कि भाई कौन सी फाइल जो है वो कैटेगरी ए में गई, कौन सी बी में गई। अगर जो रिकॉर्डेड फाइल की लिस्ट है वो MS वर्ड के अंदर या फिर PDF के अंदर है ऑलरेडी, तब इंडेक्सिंग की नीड नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडेक्स हो गई है, ठीक है, यानी उनकी लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। ई फाइल के अंदर क्या होता है, जो मेटा डेटा होता है, यानी कि फाइल नंबर हो गया, उसका सब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट हो गया, उसकी कैटेगरी या फिर दूसरे पैरामीटर्स वगैरह जो है, तो ये सब मेटा डेटा होता है, ठीक है। तो फाइल जो है वो सर्च करने में ईजी हो जाती है, ठीक है, इतना कोई काम का बॉक्स नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अब है रिकॉर्ड रिटेंशन स्केड्यूल। अलग अलग गाइडलाइंस हमें ये बताती हैं कि कौन से कैटेगरी की फाइल यानी कौन से सब्जेक्ट की फाइल कितने साल तक रखनी है, कितने पीरियड तक रखनी है, ठीक है, ताकि फाइल जो है वो प्रीमेच्योरली भी डिस्ट्रॉय ना हो जाए और ना ही बहुत लंबे टाइम तक पड़ी रहे। सपोज अकाउंट से रिलेटेड है मैटर, तो आप GFR रूल्स के 2017 इन रूल्स का अपेंडिक्स नंबर 9 देख सकते हो। देखो हम क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस बुक की। तो पेपर में अगर सपोज क्वेश्चन ये आ जाए कि अकाउंट से रिलेटेड सब्जेक्ट है फाइल का, तो उसको GFR के कौन से अपेंडिक्स से देखना चाहिए, ठीक है, कौन से अपेंडिक्स में ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि उनको कैसे रिकॉर्ड करना है, कितने टाइम के लिए, तो अपेंडिक्स 9 है इसका आंसर। नेक्स्ट, अगर एस्टेब्लिशमेंट हाउसकीपिंग मैटर्स, ऐसे मैटर्स जो कि सारे डिपार्टमेंट्स में कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन मैटर्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, तो इसके लिए DRPG का स्केड्यूल है, स्केड्यूल ऑफ पीरियड ऑफ रिटेंशन फॉर रिकॉर्ड्स कॉमन टू ऑल डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट के अंदर सारे कॉमन है रिकॉर्ड्स, उनके अकॉर्डिंग उनको पीरियड ऑफ रिटेंशन होगा, ठीक है। इसके अलावा डिपार्टमेंट जो है वो अपना रिकॉर्ड रिटेंशन स्केड्यूल भी बना सकता है अगर उसका कोई ऐसा स्पेशल फंक्शन है तो, ठीक है, विद इट सब्सटेंटिव फंक्शन, यानी सब्सटेंशियली वो जो काम कर रहा है जो कि बाकी डिपार्टमेंट से अलग है, उनसे रिलेटेड फाइलों के लिए डिपार्टमेंट अपना डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रिटेंशन स्केड्यूल बना सकता है। इसके अलावा इस मैनुअल यानी जो मैनुअल हम पढ़ रहे हैं उसके अपेंडिक्स 10.10 में भी दे रखे हैं कि कौन सी चीज को कितने टाइम तक रखना है, ठीक है। अब आ जाओ
अच्छा, अब ये जो ऊपर की जो मैंने स्केड्यूल्स की बात करी है, ये सारे स्केड्यूल जो है वो 5 साल में एक बार जरूर रिव्यू होने चाहिए। सो दिस इज योर टाइम लाइन। अब भाई फाइल्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो गई, तो अब उसको रखेगा कौन? तो सबसे पहले जो फाइल है वो आफ्टर गेटिंग रिकॉर्डेड सेक्शन के अंदर रखी रह सकती है। कितने टाइम? ओनली फॉर 1 ईयर। और 1 साल बाद उसे मैंडेटरीली डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में भेज देना है। ठीक है, सेक्शन चाहे तो 1 साल से पहले भी उसको डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम में भेज सकता है, बट 1 ईयर इज द मैक्सिमम लिमिट। इसके बाद अगर सपोज एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में काम ट्रांसफर होता है, तो भाई सारी रेलेवेंट फाइल जो है वो भी ट्रांसफर होंगी। और ट्रांसफर होएगी कोई चीज़ तो भाई उसकी 2 कॉपी बनेगी, है ना भाई। एक कॉपी वो जो कि सेक्शन को दी जाएगी जहाँ पर काम ट्रांसफर हुआ है, और एक कॉपी वो जो सेक्शन अपने पास रखेगा कि भाई ये फाइल हमने ट्रांसफर करी थी। इसके बाद सेक्शन से जब डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम के अंदर भी फाइलें जाती हैं, तो उसकी भी लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट में बनती है। तो ये डुप्लीकेट लिस्ट जो है वो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम के पास जाएगी। डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम जो है वो इस लिस्ट से चेक करेगा कि हाँ भाई सारी फाइलें रिसीव हो चुकी हैं, और एक कॉपी अपने पास रख के दूसरी कॉपी पे साइन मार के वो सेक्शन को वापस कर देगा। ठीक है, और ये जो कॉपीज हैं हर सेक्शन से उसके पास फाइलें आ रही होंगी, तो हर सेक्शन की फाइलें वो उसको सेक्शन वाइज उन लिस्ट को सेपरेट फाइल कवर्स के अंदर मेंटेन करके रखेगा। कौन? डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम के अंदर डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर। इसके बाद है जो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम है वो भी एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, रिकॉर्ड रिव्यू रजिस्टर कहते हैं जिसको। और इस रिकॉर्ड रिव्यू रजिस्टर के अंदर जो पीछे के पेजेस होंगे वो फ्यूचर ईयर्स वाले होंगे, क्योंकि पहले सपोज शुरू के पेजेस के अंदर कैटेगरी सी की फाइल्स अगर सपोज रिव्यू के लिए मार्क हुई है, तो कोई 5 साल बाद उसका रिव्यू होना है, तो फ्यूचर के 5 साल बाद वाले पन्ने पर उसकी एंट्री होगी कि इस पर्टिकुलर ईयर में, इस पर्टिकुलर मंथ में, सपोज 2025 के अंदर इस पर्टिकुलर मंथ में, मंथ ऑफ फेब्रवरी सपोज, इस फाइल का रिव्यू होना है। ठीक है, इसके बाद जो जो फाइलें 25 साल तक सस्टेन कर गए आफ्टर रिव्यू, उनको स्टैम्प कर दिया जाएगा प्रोमिनेंटली एज ट्रांसफर टू एनएआई, क्योंकि 25 साल के बाद तो मतलब परमानेंट रिकॉर्ड ही हो गया ना, तो नेशनल आर्काइव्स में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और नेशनल आर्काइव्स में ट्रांसफर करते टाइम लिस्ट जो है वो ट्रिप्लीकेट पे बनेगी। भाई पीछे लिस्ट जो थी वो डुप्लीकेट में बन रही थी, कब? जब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में काम ट्रांसफर हो रहा था, या फिर सेक्शन से फाइल जो है वो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम जा रही थी, तब जो लिस्टें बन रही थी वो डुप्लीकेट में बन रही थी। ठीक है, अब लिस्ट जब एनएआई में जाएगी, यानी फाइल जब एनएआई में जाएगी, तो लिस्ट जो है वो ट्रिप्लीकेट में बनेगी, और उसमें से एक कॉपी जो वो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम के पास जाएगी ड्यूली साइंड। ठीक है, खुद ही सोचो भाई ट्रिप्लीकेट में क्यों बनेगी? एक कॉपी तो सेक्शन के पास रहेगी, एक कॉपी एनएआई रखी अपने पास, है ना। जो रिकॉर्ड रूम होने चाहिए वो प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड होने चाहिए, एडिक्वेट लाइटनिंग होनी चाहिए, उसमें फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, और रेगुलर उसको डस्ट करना चाहिए, उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और टाइम टाइम पर उसको फ्यूमिगेट कराना चाहिए। बाकी ई फाइल्स के अंदर बात है, तो भाई ई फाइल्स के अंदर से भी जो फाइल्स है वो एनएआई को भी ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, ई फाइल भी उसी तरीके से रिव्यू करनी चाहिए एज पर रिकॉर्डेड डिटेंशन स्केड्यूल्स। इसके बाद है रिव्यू एंड वीडिंग आउट ऑफ रिकॉर्ड्स। कैटेगरी सी की फाइल जिसको कि स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रखा था, पीछे हमने एग्जांपल देखा कि C5 रखा हुआ है और C5 के बाद उसको डिस्ट्रॉय लिखा है, यानी कि 5 साल के बाद इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो 5 साल के बाद उस चीज़ को रिव्यू किया जाएगा, उस फाइल को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कहीं रिटेंशन की तो जरूरत नहीं है अगले और 5 साल के लिए। तो इस रिटेंशन के लिए कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स होने चाहिए, और उसका रिटेंशन अगर करना है, यानी वीडिंग आउट नहीं करनी है और स्पेसिफिकली किसी ग्राउंड की वजह से उसका रिटेंशन करना है, तो किसका अप्रूवल होगा भाई? या तो ब्रांच ऑफिसर या फिर डिविजनल हेड का। ठीक है, यूएस या फिर डीएस लेवल पे उसका अप्रूवल करके कि फाइल को और 5 साल के लिए रख लेते हैं या 2 साल के लिए रख लेते हैं, वट उसका रिव्यू करने के बाद उसके ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा। बट ये रिव्यू करने के बाद जो पीरियड होना चाहिए वो मैक्सिमम 10 ईयर्स होना चाहिए, यानी टोटल 10 ईयर्स तक फाइल को रिटेन करना है। देन कैटेगरी ए और बी की फाइल उनको रिव्यू करना है कब? ऑन अटेनिंग 25th ईयर ऑफ देयर लाइफ। हमने देखा कि कैटेगरी ए और बी की फाइल है तो उसको 25 साल के बाद एनएआई में भेज देते हैं। तो भाई एनएआई से कंसल्ट करके उनका जब 25 साल हो जाए तो उसको रिव्यू करना है। और बी फाइल यानी कि कैटेगरी बी की फाइल का अगर अपग्रेड करने की जरूरत है कैटेगरी ए में, तो वो चीज़ भी कंसिडर की जाएगी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कैटेगरी सी की फाइल है उसका जो रिटेंशन पीरियड है, यानी जो 10 ईयर्स हम काउंट कर रहे हैं, वो करेंगे 10 ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ क्लोजिंग। और जो कैटेगरी ए और बी की फाइल है जिनको कि 25 साल तक के लिए रखना है और 25 साल वो परमानेंट रिकॉर्ड होते हैं और 25 साल के बाद उनका रिव्यू होता है ना, तो ये 25 साल कहाँ से काउंट होते हैं? फ्रॉम द ईयर ऑफ ओपनिंग। इसके बाद रिकॉर्ड रूम का काम क्या है?
जब रिकॉर्डेड फाइल रिकॉर्ड रूम में चली गई तो रिकॉर्ड रूम क्या करेगा, हर जनवरी से स्टार्ट करते हुए 4 क्वार्टर्स के अंदर, यानी जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और सितंबर में, सेक्शन के पास फाइल्स ड्यू फॉर रिव्यू जो होंगी वो भेजता रहेगा कि भाई इन 3 महीने में जो फाइल्स ड्यू होंगी वो उनको भेजेगा। तो ऐसे एक साल में 4 बार डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम फाइल्स को सेक्शन में भेजेगा फॉर रिव्यू। अब देखो, जब रिकॉर्ड रूम से फाइल सेक्शन के अंदर आ गई है तो सेक्शन के अंदर इट विल बी एग्जामिन्ड, सेक्शन के अंदर उसको रिव्यू किया जाएगा और इट विल बी एग्जामिन्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफिसर या फिर डेस्क फंक्शन की। क्वेश्चन बन सकता है कि सेक्शन के अंदर जब फाइल आती है रिव्यू के लिए तो किसके डायरेक्शंस से उसको एग्जामिन किया जाएगा रिव्यू के लिए, तो सेक्शन ऑफिसर या फिर डेस्क फंक्शनरी। अब फाइल का या तो डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, या तो उसको वीड आउट कर दोगे आप, या फिर उसे रिटेन कर लोगे। किन कंडीशंस में उनको रिटेन करना ही पड़ेगा वो कंडीशंस कुछ यहाँ पे लिखी हुई है। अगर फाइल का सब्जेक्ट मैटर किसी इंक्वायरी से रिलेटेड है जो कि इनिशिएट हुई थी डिपार्टमेंटली, या फिर कमीशन ने इंक्वायरी बिठाई, या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग इंक्वायरी हो रही है, तो इस तरीके का अगर सब्जेक्ट मैटर है फाइल के अंदर तो उस फाइल को रिटेन करना है, चाहे उसने रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपना प्रिस्क्राइब टाइम पूरा भी कर लिया तब भी। ठीक है। और इन सारे केसेस की जो मैं बात कर रही हूँ उनको कब डिस्ट्रॉय करना है, अब वो जो इंक्वायरी हमेशा के लिए तो चलेगी नहीं, तो जब भी इंक्वायरी खत्म हो जाए और उसके बाद उसके अंदर जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट हो जाए, उसके बाद किसके अप्रूवल से फाइल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जेएस, कंसर्न जेएस या फिर एचओडी, इनके अप्रूवल से फाइल डिस्ट्रॉय होगी। कौन सी फाइल, जिसके अंदर की कोई इंक्वायरी चल रही थी। ठीक है, तो ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन है कि इंक्वायरी वाली फाइलें हैं, इस तरीके की जो फाइलें हैं जिनको कि रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल से ज़्यादा टाइम के लिए हमने रिटेन कर लिया और फाइनली उसके अंदर अब कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर आ चुका है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ जजमेंट या फिर कोर्ट ऑर्डर भी हो चुका है, तो अब उस फाइल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऑफकोर्स डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन किसके अप्रूवल से, विद अप्रूवल ऑफ जीएस और एचओडी। ठीक है। अब लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सपोज कोर्ट का ऑर्डर कुछ आया और उसके ऊपर अपील हो गई। ठीक है, तो अब अपील भी उसी फाइल में चलेगी, क्योंकि भाई पिछला जजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पीछे क्या प्रोसीडिंग हुई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपील के लिए। तो उस फाइल को फिर तब तक डिस्ट्रॉय नहीं करना जब तक कि अपील नहीं कंप्लीट हो जाती। ठीक है। इन केस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर हैज बीन चैलेंज्ड और अपील्ड अगेंस्ट ईदर बाय द गवर्नमेंट और बाय एप्लीकेंट इन हायर कोर्ट, then the concerned files or documents will not be weeded out until the appeal is considered and finally decided. ठीक। तो अब डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम से फाइल गई थी सेक्शन के अंदर, सेक्शन के अंदर वो फाइल हो गई रिव्यू। अब क्या होगा, तो आफ्टर रिव्यू सेक्शन ऑफिसर ने जिसको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी वो बंदा रिवाइज कैटेगराइजेशन लिखेगा फाइल रजिस्टर के अंदर। फाइल रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ था ना कि ओपन डोन, क्लोज डोन और फिर कैटेगरी उसकी, तो उनके रिवाइज कैटेगराइजेशन वहाँ पे लिख के और फिर फाइलों को वापस रिकॉर्ड रूम में वो भेज देंगे। ठीक है। सपोज 10 फाइलें आई थी और 10 फाइलों में से उन्होंने बोला 5 फाइल जो है वो वीड आउट कर दो और बाकी की 5 रिटेन कर लो, तो वो सारी फाइलें चली जाएगी डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम के पास। अब डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम क्या करेगा, अंडर द सुपरविजन ऑफ डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर, इनके सुपरविजन के अंडर वो क्या करेंगे कि सेक्शन से आई हुई फाइलें के अंदर देखेंगे कि भाई कैटेगरी ए और बी की फाइलें कौन सी हैं, उनको वो भेज देंगे एनएआई। ठीक है, जिन्होंने भी 25th ईयर ऑफ लाइफ कंप्लीट कर लिया है। और इन केस ऑफ अदर फाइल्स हमने देखा कि भाई 5 वीड आउट के लिए उन्होंने मार्क किया था, तो इन 5 फाइलों को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे और बाकी 5 फाइलों को वो अपने पास सेफली रख लेंगे कस्टडी में। ठीक है। रिस्टोर द रेस्ट दोज मार्क फॉर फर्दर रिटेंशन टू द डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स टैक्स, जहाँ पे भी उन्होंने डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स टैक्स अपने बना रखे होंगे, अपने नेसेसरी एंट्रीज करेंगे अपने रिकॉर्ड रिव्यू रजिस्टर के अंदर और बाकी फाइलों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद है कई सारे पब्लिकेशंस होते हैं, कई ऑर्डर्स वगैरह होते हैं जो कि फाइल की डेफिनेशन के अंदर नहीं आते। ये ऐसे रिकॉर्ड्स हैं विच डू नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ फाइल। भाई ये भी प्रोबेबल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ फाइल, और ऑप्शन दे देंगे उसमें एक पब्लिकेशन, बाकी 3 चीजें फाइलों से रिलेटेड। तो पब्लिकेशन डू नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ फाइल। ठीक है। तो इन पब्लिकेशंस और ऑर्डर्स को भी टाइम टू टाइम रिव्यू कर देना चाहिए और फिर अगर इनकी कोई नीड नहीं है तो इनको भी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, और इनके लिए, इनके रिव्यूज के लिए भी सेक्शन को एक अलग से रजिस्टर बनाना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी फालतू का पेपर सेक्शन में या फिर कहीं पर भी ना पड़ा रहे, टाइम टू टाइम चीजें वीड आउट होती रहे।
इसके बाद दिए हुए कुछ मेजर्स जो कि मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स को लेने चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ रिकॉर्ड उनके मिनिस्ट्री के अंदर इकट्ठा ना हो और टाइम टू टाइम ऐसी चीज़ें जिनकी की कोई सिग्निफिकेंट नीड नहीं है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो इसके लिए क्या स्पेशल मेजर है? पहला स्पेशल मेजर है कि स्पेशल ड्राइव चलानी चाहिए। किस फ्रीक्वेंसी से? एनुअल फ्रीक्वेंसी से, यानी हर साल। स्पेशल ड्राइव किसके लिए? टू रिकॉर्ड एंड रिव्यू कैटेगरी सी की फाइल्स। ठीक है, कैटेगरी सी फाइल्स की रिकॉर्ड और रिव्यू के लिए एनुअली ड्राइव चलानी चाहिए। नेक्स्ट है, हर ज्वाइंट सेक्रेटरी की ये जिम्मेदारी है, हर ज्वाइंट सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ यहाँ पे कि भाई ये किसका काम है? ज्वाइंट सेक्रेटरी का काम है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से लेवल के ऑफिसर का काम है कि हाफ ईयरली रिव्यू करना है, स्टेट ऑफ रिकॉर्डिंग रिव्यू रीडिंग आउट, तो जेएस लेवल के ऑफिसर का। तो ये हुआ हाफ ईयरली। स्पेशल ड्राइव चल रही है एनुअली। जेएस का जो रिव्यू है वो हो रहा है हाफ ईयरली। तो वो हाफ ईयरली देखे अपने विंग के अंदर कि भाई क्या स्टेटस चल रहा है, क्या फाइलें वीड आउट और रिकॉर्डिंग रिव्यूइंग उनकी ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है। और इसके लिए जेएस जो है वो अपने अंडर जितना भी स्टाफ है उनको टाइम बाउंड टास्क दे सकते हैं। इसके बाद हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे एमओपी के इंस्पेक्शन के बारे में। तो जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है वो भी जब किसी सेक्शन का इंस्पेक्शन करते हैं तो वो इस चीज़ का खास ध्यान दें कि भाई उसके अंदर रिकॉर्ड मैनेजमेंट ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम को भी ठीक से अटेंशन देकर और वहाँ का भी रिकॉर्डिंग रिव्यूइंग का स्टेटस लेना चाहिए। देन वीडिंग आउट और डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड कैसे होना चाहिए? तो भाई डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स 3 तरह से हो सकता है, या तो मैनुअल, या फिर श्रेडर, आप उनको श्रेड कर सकते हो, या फिर तीसरा इंसिनरेट मतलब जलाना। मैनुअल किनका डिस्ट्रक्शन करोगे यानी कि हाथ से जिनको फाड़ोगे, वो हो गए रूटीन फाइल्स। श्रेड किनको करना है? क्लासिफाइड फाइल्स को। और इंसिनरेट करना है सीक्रेट फाइल्स को। ठीक है, तो सीक्रेट फाइल्स होंगी वो श्रेड होने के बाद इंसिनरेट भी होंगी। फाइन, एज पर द प्रोविजंस अंडर डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन। डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि कौन सी फाइल को इंसिनरेट करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस जो है वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दिस इज ऑल्सो अ प्रोबेबल क्वेश्चन कि कौन इशू करता है इनको, तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, कौन सी तरीके की फाइलें कौन सी तरीके से डिस्ट्रॉय की जाएंगी ये भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो सीक्रेट फाइल्स जो हैं वो श्रेड होने के बाद इंसिनरेट होंगी। ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर। अब है क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिव्यूइंग। अब पीछे इतनी सारी कहानी हमने पढ़ी कि भाई कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे रिव्यू करना है। अब ये सब कुछ हो गया तो अब बनेगी रिपोर्ट। ठीक है, तो जो रिकॉर्ड ऑफिसर है वो रिकॉर्ड बनाएंगे डुप्लीकेट में, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट रही रिकॉर्डिंग और रिव्यूइंग की। ठीक है, तो अगर सपोज अप्रैल टू जून के क्वार्टर की बात है तो अप्रैल टू जून के अंदर पिछले क्वार्टर की रिपोर्ट बनाई जाएगी कि जनवरी से मार्च के अंदर क्या प्रोग्रेस रही रिकॉर्डिंग और रिव्यूइंग की, क्या सारी फाइलें रिकॉर्ड रिव्यू हो गई या नहीं हुई। ठीक है, उन सबकी एंट्रीज की जाएगी डुप्लीकेट के अंदर। डुप्लीकेट में ये रिपोर्ट बना के और सेक्शन ऑफिसर को सबमिट कर दिया जाएगा अलॉन्ग विद द रजिस्टर एंड अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ फाइल्स। सेक्शन ऑफिसर क्या करेंगे? इन दोनों चीज़ों को देखेंगे, भाई जो भी उनके पास रिपोर्ट बन के आई है उसमें से एक कॉपी रिपोर्ट की चली जाएगी ब्रांच ऑफिसर को। ये है सेक्शन ऑफिसर, इन्होंने एक कॉपी दे दी ब्रांच ऑफिसर को और दूसरी कॉपी दे दी इंटरनल वर्क स्टडी वाले सेक्शन को। ठीक है, यानी जो सेक्शन डेजिग्नेट किया गया इंटरनल वर्क स्टडी के काम करने के लिए। ठीक है, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन सेक्शन ही होता है। तो इनको ये रिपोर्ट भेज देंगे सेक्शन ऑफिसर। इसके बाद इस सेक्शन का क्या काम है? अब इस सेक्शन का काम है भाई ये जहाँ पर भी उस इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे थे वहां पर वो फिगर्स डाल दो भाई, जो भी फिगर सेक्शन से आई है, पहली चीज। दूसरी चीज कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनानी है ऑफ द डिपार्टमेंट, क्योंकि इनके पास हर सेक्शन से रिपोर्ट आएगी। ठीक है, तो इनको कंसोलिडेट करके डिपार्टमेंट की पूरी एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनानी है। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है इन सारी चीज़ों को कि भाई अगर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनानी है सारे डिपार्टमेंट्स, पूरे डिपार्टमेंट के सारे सेक्शन से रिलेटेड क्वार्टरली रिपोर्ट्स की, तो वो कौन बनाएगा? तो इट विल बी मेड बाय द सेक्शन डेजिग्नेटेड विद द वर्क ऑफ इंटरनल वर्क स्टडी। ठीक है, इसके बाद इन जनरल भी इंटरनल वर्क स्टडी जो है वो
प्रोग्रेस देखेगा कि रिकॉर्डिंग रिव्यूइंग की क्या हो रही है, और अगर इनकेस ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड है तो उसको डेजिग्नेटेड O&M ऑफिसर या फिर सेक्रेटरी के नोटिस में लेकर आएंगे। अब देखो मिनिस्टर का जो पर्सनल ऑफिस है, दिस इज पर्सनल ऑफिस ऑफ मिनिस्टर। तो इसके अंदर कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे? इसके अंदर भी नॉर्मली वही रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर और तुम्हारा डिस्पैच रजिस्टर और फाइल मूवमेंट रजिस्टर, और ये सब तो होगा ही मेंटेन। इसके अलावा अलग से भी चीज़ें मेंटेन होंगी। क्यों? क्योंकि जो मिनिस्टर है उनके ऑफिस के अंदर तो कैबिनेट पेपर्स भी हो सकते हैं, सीक्रेट पेपर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके मेंटेनेंस के साथ साथ जो नॉर्मल रजिस्टर है ये भी मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर मेंटेन किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब कोई फाइल मिनिस्टर को दी जाती है, सपोज दिस इज द मिनिस्टर, और इनके पास इनफॉर्मली कोई फाइल या कोई पेपर आया फॉर हिज एडवाइस या वट एवर, ठीक है, तो इनफॉर्मली आया ये, यानी इसकी जो है एंट्री नहीं हुई है फाइल मूवमेंट के अंदर, तो इस केस के अंदर जो मिनिस्टर के पीएस है उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पीएस टू द मिनिस्टर विल बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। पीएस टू द मिनिस्टर विल ऑन रिसीट विल सेटिस्फाई दैट सच अ फाइल हैज बीन रिसीव्ड। तो ये जो है वो उनको कंफर्म कर देंगे कि हाँ भाई आपकी फाइल जो है मिल गई, सपोज इन्होंने भेजी थी वो फाइल। तो पीएस टू मिनिस्टर, दिस इज मिनिस्टर, तो पीएस टू मिनिस्टर विल कंफर्म कि हाँ आपकी फाइल जो है वो रिसीव हो गई है, और ही विल वॉच द फर्दर मूवमेंट। और जैसे ही उस पर्टिकुलर फाइल पे, उस पर्टिकुलर पेपर पे मिनिस्टर ने अपनी अटेंशन दे दी है और अपनी कुछ बात कह दी है उसके बारे में, या कोई डिसीजन लिया है या फिर कुछ भी उसके बारे में डिस्कशन हो चुका है, तो वो फाइल जो है वो वापस सेक्शन के पास चली जाएगी। द फाइल विल बी रिटर्न टू द कंसर्न्ड ऑफिसर एज सुन एज द मैटर हैज रिसीव्ड द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर एंड द फाइल हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। इसके बाद है रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द ऑफिसर्स एंड देयर पर्सनल स्टाफ। तो भाई जो डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस है उनके अकॉर्डिंग ही जो ऑफिसर्स के द्वारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है या फिर उनके पर्सनल स्टाफ के द्वारा, वो सारी चीज़ें रेगुलेट होंगी किसके अकॉर्डिंग? डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। अब है रिक्विजिशन ऑफ रिकॉर्ड, सारी कहानी हो गई, रिव्यू हो गया और सब फाइलें अपनी अपनी जगह पर चली गई, कुछ डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम के पास, कुछ सेक्शन के पास और कुछ एनएआई के पास। तो हम तीनों केस देखेंगे। ये है डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम और ये है सेक्शन। सेक्शन जो है वो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम से रिटर्न एक्विजिशन देगा, रिटर्न रिक्वेस्ट देगा फॉर एक्विजिशन ऑफ फाइल, ठीक है। और ये जो रिक्विजिशन फॉर्म है, पहली बार तो ये साइंड होगा, एंड दिस रिक्विजिशन फॉर्म इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993, पब्लिक रिकॉर्ड रूल 1997। ये रूल्स पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। तो दिस रिटर्न रिक्वेस्ट का जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है ये कहाँ पर मिलेगा? पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 और पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स 1997, ठीक है। अब डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स रूम से जब सेक्शन ने फाइल ली है तो सेक्शन उसको 6 मंथ्स मैक्सिमम रख सकता है, तो दिस इज मैक्सिमम 6 मंथ रखेगा और फिर उसको वापस डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम को करेगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम इसके लिए एक सिंपल सा रजिस्टर बना के रखेंगे, दिस इज रजिस्टर, और उसके अंदर इस चीज़ की एंट्री करेंगे कि भाई कौन से सेक्शन को कौन सी फाइल उन्होंने दे रखी है, ठीक है। और 6 महीने होने के बाद उन सेक्शंस को वो रिमाइंड करा देंगे कि भाई आप हमारी फाइल वापस करो, ओके। सिमिलरली सेक्शंस भी एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे कि कौन सी फाइल रिकॉर्ड रूम से आई हुई है रिटर्न रिक्विजिशन पे, और उसको 6 महीने के अंदर वापस करना है, ठीक है। तो उस रजिस्टर के अंदर क्योंकि एंट्री हो जाएगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि भाई इस डेट से पहले रिकॉर्ड रूम को वो जो फाइल है वो वापस करनी है। तो ये तो बात है डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम की। अब बात है एनएआई की। एनएआई से भी फाइल मांगने के लिए रिटर्न रिक्विजिशन चाहिए होगी। तो ये है एनएआई, ये है कोई डिपार्टमेंट ए और ये है कोई डिपार्टमेंट बी। सपोज डिपार्टमेंट बी को डिपार्टमेंट ए की फाइल चाहिए और वो डिपार्टमेंट ए की फाइल जो है वो एनएआई में, तो डिपार्टमेंट बी रिटर्न रिक्वेस्ट देगा, दिस इज रिटर्न रिक्वेस्ट, ये रिटर्न रिक्वेस्ट है साइंड, ठीक है। तो वो रिटर्न रिक्वेस्ट देंगे एनएआई को और उसकी एक कॉपी एंडोर्स करेंगे डिपार्टमेंट ए को, क्योंकि डिपार्टमेंट ए की फाइल मांग रहे हैं अभी, तो ए की नॉलेज में तो होनी चाहिए ना ये बात। तो और ये चले गया रिक्विजिशन एनएआई के पास, ठीक है। एनएआई ने देखा कि फाइल या तो नॉर्मल फाइल हो सकती है या फिर वो कॉन्फिडेंशियल फाइल हो सकती है। नॉर्मल फाइल है तो वो एक बी को ऐसे दे देंगे कि भाई ले लो,
और अगर कॉन्फिडेंशियल फाइल है तो वो फाइल रूट होगी ए से, ठीक है, ए के बाद फिर बी के पास जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि ए जो है वो बी को मना कर देगी, भाई हम नहीं दे रहे फाइल, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, उसमें कोई ऐसी इन्फो है जो कि नहीं डिस्क्लोज करनी है, तो ए कैन डिनाई। बट एनएआई जो है वो कॉन्फिडेंशियल फाइल डायरेक्टली किसी दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं देगा, ठीक है। अगर उसी डिपार्टमेंट की फाइल है तब तो दे देगा, बट वो क्योंकि किसी दूसरे डिपार्टमेंट की फाइल है तो वो उसी डिपार्टमेंट से रूट होके बी पर जाएगी। अब ये प्रोसीजर होता कैसे है, सपोज ये रिटर्न रिक्वेस्ट बी ने दी है, एनएआई ने इस बॉक्स में से फाइल निकाल के बी को दे दी, तो इस बॉक्स में वो उस रिटर्न रिक्वेस्ट को रख लेंगे, ठीक है। अब बी को वो फाइल वापस कितने टाइम में करनी है, बी को वो फाइल वापस करनी है विद इन 1 ईयर, और 1 ईयर से ज़्यादा करनी है तो भाई एनएआई के कंसेंट से ही, ठीक है। लेटर स्पेसिफिक नॉलेज एंड कंटेंट कंसेंट, यानी एनएआई के कंसेंट से वो 1 साल से ज़्यादा भी रख सकते हैं उस फाइल को, और फिर जब वो फाइल वापस कर देंगे 1 साल के बाद या फिर 1 साल से पहले, तो वो फाइल वापस इसी बॉक्स के अंदर रख देगा एनएआई, और ये जो रिटर्न रिक्वेजिशन थी ये अपने उस डिपार्टमेंट को वापस कर देंगे, ठीक है। ऑन रिटर्न रिक्वेजिशन फाइल विल बी रिस्टोर टू इट्स प्लेस एंड रिक्वेजिशन रिटर्न टू द सेक्शन और ऑफिशियल कंसर्न। ये जितनी भी कहानी मैंने यहाँ पे बनाई है, सारी कहानी यहाँ पर लिखी है, एक बार इसको रीड कर सकते हो। तो फाइनली वी हैव कम टू एन एंड टू द चैप्टर 10। अब ई फाइल के अंदर किस तरीके से रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम चलता है, तो वो सेम ही चलता है। पहली बात तो ई फाइल के अंदर बस कैटेगरीज डिफरेंट होती है, या तो ए है या सी है। फिजिकल फाइल के अंदर ए, बी और सी 3 कैटेगरीज थी। ई फाइल के अंदर बेस्ड ऑन द कैटेगरी लिस्ट ऑफ फाइल्स टू बी रिव्यूड इन अ पर्टिकुलर ईयर, 1 साल के अंदर कौन कौन सी फाइल रिव्यू होनी है उसकी लिस्ट जो है वो खुद ही बन जाएगी सिस्टम के अंदर, जो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम बना रहा था, ठीक है। ई फाइल के अंदर होता है एक रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी की शॉर्ट फॉर्म है आरएमएस, और ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि आरएमएस की फुल फॉर्म क्या है। इट इज़ रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके अंदर प्रोविजन होता है उसी तरीके का जैसे हम रिक्वेजिशन कर रहे थे फाइल्स की किसी दूसरे डिपार्टमेंट से, किसी दूसरे डिपार्टमेंट की फाइल की एनएआई से हम रिक्वेजिशन कर रहे थे, और डिपार्टमेंट रिकॉर्ड रूम से जो हम रिक्वेजिशन कर रहे थे, तो उन सबका प्रोविजन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी होता है, ठीक है। और ई ऑफिस के अंदर रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वही सारी फैसिलिटीज, वही सारे प्रोविजन जो है वो प्रोवाइड करता है। कैटेगराइजेशन है, रिकॉर्ड रूम के लिए रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्डिंग के लिए भेजनी है फाइल, और रिकॉर्डेड फाइल कहाँ किस लोकेशन पर है रिकॉर्ड रूम में, रिव्यूइंग, और फाइनली सेंडिंग द फाइल टू एनएआई इफ रिक्वायर्ड, एंड देन रीडिंग आउट ऑफ द फाइल्स, ठीक है। लेकिन ई फाइल्स, ये तो सब फिजिकल फाइल की बात कर रहे हैं कि उनका रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन हो जाएगा ई ऑफिस के अंदर। ई फाइल सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स है वो तो सारी रिटेन्ड ही रहती है, क्योंकि उसको तो रीड आउट नहीं कर सकते, हमने पीछे पढ़ा था कि उनको क्लोज तो जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 10। नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर 11 करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।